Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you on this wonderful सा platform of biology with जशन पहुजा. Yes, तो आज है 28 जून और मैं तुमको पहले ही बोला था कि 28 जून से हमारे रेगुलर लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. Yes, तो क्लास 11 स्टूडेंट दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेल वाली यूनिट से, सेल यूनिट से जिसमें आते हैं सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर आता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड देन बायोमोलिक्यूल्स. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से चैप्टर से. तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर ओनली 3 टॉपिक्स: सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल. देखो फर्स्ट लेक्चर है, इसके लिए मैं आज की ड्यूरेशन इतनी नहीं रख रहा हूँ. अगर अंदाजा लगा ड्यूरेशन का तो 50 मिनट्स की ड्यूरेशन रहेगी बस, है ना. थोड़ा रिदम बने, तुम भी थोड़ा रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करो. तो ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स, है ना. ड्यूरेशन 2 घंटा रहेगी क्योंकि हमको टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन भी करना है. नीट इज अ गेम ऑफ रिवीजन. जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा तुमको चीज़ें याद रहेगी और उतना ही तुम मॉक टेस्ट इसमें अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो. इसके लिए हमको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी मैं ऐसे एकदम भगाते नहीं जाऊँगा. एकदम अच्छे से करेंगे, सब कुछ समझ के करेंगे. पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर वन शॉट लेक्चर्स आएंगे. ठीक है. तो आज इस फर्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं सेल के चैप्टर से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. आइए तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं. चलिए. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेल. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है. क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब? क्या जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है. क्या है? एक ही सेल, सिंगल सेल, है ना. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, वो किसके लिए कैपेबल है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए. मतलब वो खुद का काम सब कर सकता है. एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके लाइफ के, वो भी वो क्या करता है? परफॉर्म करता है. Anything less than a complete structure of the cell does not ensure independent living. मतलब जिसके पास एक सिंगल सेल भी नहीं है. लाइक ये बात कर लेते हैं इस पेन की, ये कोई सेल नहीं है इसके पास, तो ये क्या है? नॉन लिविंग है. तो मतलब जिसके पास एक सिंगल सेल भी नहीं है, तो वो क्या होता है? ये नॉट एंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग. उसको हम लिविंग नहीं बोलते जिसके पास एक सिंगल सेल भी नहीं है. हेंस cell is the fundamental structure and functional unit of all living organisms. cell क्या है? cell is a fundamental structure and functional unit of all living organism. ठीक है, याद रखना ये बात. फिर उसके बाद थोड़ा सेल की हिस्ट्री की बात करते हैं. तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं कौन से? एंटन वन लीवेनहुक. कौन से साइंटिस्ट आते हैं सबसे पहले? एंटन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल. सबसे पहले इन्हें क्या क्या देखा और डिस्क्राइब किया? किसको? लिविंग सेल को. ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं नीट में, है ना. हिस्ट्री ऑफ द सेल में आता है ये. एंटन वन लीवेनहुक ये साइंटिस्ट आए थे. इनने सबसे पहले क्या डिस्क्राइब किया था? लिविंग सेल. एंटन वन लीवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल. फिर आते हैं दूसरे साइंटिस्ट हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details. अभी बाद में जब ये हुआ, इन्वेंशन हुआ किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या देख पाए? सब स्ट्रक्चरल डिटेल देख पाए. किसकी? सेल की. किसकी मदद से देख पाए हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से. ठीक है. फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेल. किसकी बात करते हैं इसके बाद? सेल की बात करते हैं. तो अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं तुमसे किसकी, सेल की, तो जो सेल है वो कैसा है, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कैसा है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो सेल कैसा होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। सेल कैसा होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल इज अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल कैसा होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हाँ। अगर दूसरी बात करूं, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कैसा है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ and functional unit of life, structure and fundamental unit of life and functional unit of life, functional unit of life, yes। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, हिस्ट्री की, किसकी बात करूं, हिस्ट्री की। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं, जो कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जिसने डेड सेल का डिस्कवर किया है। किसका डिस्कवर किया है, डेड डेड सेल का डिस्कवर किया है। किसने किया डेड सेल का डिस्कवर, रॉबर्ट हुक। किसने, रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर की है, रॉबर्ट हुक ने। किसका डिस्कवर किया, डेड सेल का। किसने डिस्कवर किया, इन द क्रॉक, इन अ क्रॉक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिसने किसकी डिस्कवर की है, डेड सेल की। किसमें से, क्रॉक सेल में से। फिर उसके बाद आते हैं जिसने डिस्कवर की है किसकी, लिविंग सेल की। तो लिविंग सेल की डिस्कवर किसने की है, एंटन वन लेवनहुक। एंटन वन लेवनहुक, हुक। लिविंग सेल की किसने डिस्कवर की है, एंटन वन लेवनहुक। फिर आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की किसने डिस्कवर की है, रॉबर्ट ब्राउन। फिर आते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवर किसने की है, पुरकिंजे। किसने की है प्रोटोप्लाज्म की, प्लाज्म की डिस्कवर किसने की है, पुरकिंजे। तो ये है सेल की बात। सेल इज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिसने क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल। किसके अंदर, क्रॉक सेल के अंदर। फिर आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट एंटन वन लेवनहुक, जिनने क्या डिस्कवर किया था, लिविंग सेल। फिर आते हैं हमारे थर्ड साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिनने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। फिर आते हैं हमारे पुरकिंजे, जिनने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी बेसिक बातें, सेल की बातें। अब अगर मैं बात करूं किसकी, सेल थ्योरी की। किसकी बात करूं, सेल थ्योरी की। हाँ, अगर सेल थ्योरी की बात करूं तो 1838 में, हाँ कभी 1838 में
एक साइंटिस्ट आए थे जो कि क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। अगर किसके एनसीईआरटी में ब्रिटिश लिखा है तो प्लीज कैंसिल, अभी क्या एनसीईआरटी में अपडेट हुआ है और ब्रिटिश की जगह पे फॉर बोथ द साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट हो या फिर जूलॉजिस्ट हो, क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट एंड जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो 1838 में हमारे एक साइंटिस्ट आए थे स्वानडेन, जो कि क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। उनने क्या किया था, एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, है ना। तो 1838 में हमारे एक जर्मन बॉटनिस्ट आए थे जिनका क्या नाम था, स्वानडेन। उनने क्या किया, एग्जामिनेट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, उन्होंने एग्जामिनेट किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर composed of different kind of cell which forms the tissue of the plant। क्या क्या उन्हें plants उन्हें क्या देखा, observe that the plants are composed of, plants को देखा, plants are composed of different kind of cell which forms the cell which forms the tissue of the plant। cell से क्या बनता है, tissue, cells which forms the tissue of the plant, है ना। एट अबाउट द सेम टाइम, फिर सेम टाइम पे हमारे एक जर्मन जूलॉजिस्ट आए थे, कभी इन 1839, स्वान। क्या नाम था उनका, स्वान। देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि हम न्यूरॉन की बात करते हैं, है ना, न्यूरॉन की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, स्वान सेल्स होते हैं। हम न्यूरॉन की बात कौन से सब्जेक्ट में करते हैं, जूलॉजी में, है ना, उसमें स्वान सेल्स होते हैं। तो आप वहां से रिलेट करके ये रख सकते हो कि अगर स्वान नाम आ गया तो ये क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट है। कभी आए थे, 1839 में आए थे। इनने क्या किया था, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, इनने अलग अलग टाइप के एनिमल्स को स्टडी किया, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स सेल एंड रिपोर्टेड, एक सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट cells had a tiny outer layer which is today known as the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट ने क्या किया, स्टडी किया टाइप ऑफ एनिमल्स के सेल को और रिपोर्ट किया दैट सेल्स हैड अ टाइनी, जो सेल्स होते हैं सेल्स हैड अ टाइनी आउटर लेयर विच इज टुडे, जिसको आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also conclude based on his studies on plant tissue। और स्वान सेल ने वेरी सॉरी, स्वान जो जर्मन जूलॉजिस्ट है उसने उनने एनिमल के साथ साथ प्लांट की भी स्टडी की। बॉटनिस्ट ने सिर्फ प्लांट्स की स्टडी की और कुछ बातें बोल दी, लेकिन जो जूलॉजिस्ट थे उनने एनिमल्स की तो बातें बोली लेकिन साथ में प्लांट्स का भी बोला। क्या बोला, he also conclude based on his studies on plant tissues that the presence of the cell wall is a unique character। presence of the cell wall is a unique character of the plant cell। क्योंकि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होती नहीं है ना, जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होती नहीं है। तो जब जूलॉजिस्ट ने, जब स्वान ने प्लांट टिश्यू इस पे स्टडी किया प्लांट पे, तो उनने क्या देखा कि इधर तो एक सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि क्या है, यूनिक कैरेक्टर है, किसकी, प्लांट सेल की। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस। किसने प्रपोज किया हाइपोथेसिस ने, दोनों में से किसने किया प्रपोज, तो बोलेंगे स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट, चाहे बॉडी किसकी हो, एनिमल की हो या फिर प्लांट्स की हो, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो स्वान साइंटिस्ट ने प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ किसकी, एनिमल की हो या फिर प्लांट की हो, आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, हाँ। फिर स्लेंडेन एंड स्वान, दोनों साइंटिस्ट, ये बॉटनिस्ट ये जूलॉजिस्ट, टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन दोनों ने साथ में मिलकर क्या किया, फॉर्मुलेट किया क्या, सेल थ्योरी।
Swandin and Swan together formulate the cell theory. Yes. This theory, however, did not explain how has to how new cells are formed. लेकिन इस theory ने ये नहीं बताया कि नए cells आते कैसे, न्यू cells कैसे आते हैं. फिर एक साइंटिस्ट आया रोडोल्फ वर्चाओ. कौन से साइंटिस्ट आए? रोडोल्फ वर्चाओ. कभी आए? 1855 में. इनने एक्सप्लेन किया that cells divide and new cells are formed from the pre-existing cell. है ना. तो देखो, स्वांडिन और स्वान ने दोनों ने मिलके सेल थ्योरी बनाई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स आते कहाँ से. फिर दूसरे साइंटिस्ट आए रोडोल्फ वर्चाओ. कभी आए? 1855 में. इनने एक्सप्लेन किया दैट द सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. और इनने एक बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला. क्या बोला इनने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ठीक है. और फिर इस साइंटिस्ट ने ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्वांडिन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप. तो ये ना नीड में पूछ सकते हैं कि सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाइड किया. तो बोलेंगे रोडोल्फ वर्चाओ. और ये बात किसने बोली? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, रोडोल्फ वर्चाओ. ठीक है. स्वांडिन और स्वान ने क्या किया? फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी. अगर तुमको पूछ ले कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया, तो स्वांडिन एंड स्वान. सेल थ्योरी इज अंडरस्टैंड टुडेज. आज के टाइम पे सेल थ्योरी को हम क्या समझते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब कैसी है? कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी सेल्स है कहाँ से आती है? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. अब कुछ नोट्स बनाते हैं. आइए, अगर मैं बात करता हूँ किसकी? सेल थ्योरी की. अगर मैं बात करूँ किसकी? सेल थ्योरी की. तो इसमें आते हैं हमारे पास 3 साइंटिस्ट. कितने? 3 साइंटिस्ट. क्या नाम है उनका? सबसे पहले आते हैं हमारे बॉटनिस्ट. क्या? स्लैंडिन. फिर आते हैं जूलॉजिस्ट स्वान. फिर आते हैं हमारे जिनने ये किया था, मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को, रोडोल्फ वर्चाओ. ये कभी आए थे? ये बॉटनिस्ट कभी आए थे? 1838. स्वान कभी आए थे? जूलॉजिस्ट 1839. रोडोल्फ वर्चाओ कभी आए थे? 1855. ठीक है. तो जो बॉटनिस्ट थे स्वांडिन, इनने क्या बोला था? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे. हाँ, जर्मन बॉटनिस्ट. इनने किसको डिस्कवर किया था? प्लांट के सेल को. लेकिन जो जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट इनने क्या बताया? इनने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बारे में बताया. एनिमल एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन जब इनने प्लांट सेल को डिस्कवर किया,
इसको जब प्लांट सेल को देखा, तो प्लांट सेल के अंदर क्या देखने को मिला? सेल वॉल। क्या देखने को मिला? सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये क्या है? यूनिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का। क्या है? यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ओके। अगर मैं रोडोल्फ वर्चाव की बात करूं, साइंटिस्ट की, तो इनने क्या टर्म दिया था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है। हाँ, इनने बोला था ऑल सेल्स arise from pre-existing cell। इनने ये बात बोली थी, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। तो सेल थियोरी में 3 साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट, एक जूलॉजिस्ट, एक जिनने फॉर्मुलेटेड किया था सेल थियोरी को। हाँ, तो जो बॉटनिस्ट थे उनने सिर्फ प्लांट सेल के बारे में बात की, जो जूलॉजिस्ट है उनने एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में बात की। जब एनिमल सेल को देखा तो उधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, लेकिन जब प्लांट सेल को देखा तो उसके पास क्या था? सेल वॉल था। और सेल वॉल क्या है? यूनिक फीचर है किसकी? प्लांट सेल की। फिर आते हैं रोडोल्फ वर्चाव 1855 में। इनने बात ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। तो ये बात होती है किसकी? सेल थियरी की। फिर बात करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। पूरा सेल का ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूं किसकी? ओवरव्यू ऑफ द सेल की। किसकी बात करूं? ओवरव्यू ऑफ द सेल की। एक सेकेंड। वेट अ मिनट बच्चे। यस। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं किसकी? ओवरव्यू ऑफ द सेल की, है ना। हाँ, अगर बात करें अभी ओवरव्यू ऑफ द सेल, तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियन पील, है ना। हमने एक ओनियन का जो छिलका होता है उसमें क्या होता है? सेल होते हैं। तो ये जो ओनियन पील है किसकी बात कर रहा है? प्लांट सेल की। किसकी बात कर रहा है? प्लांट सेल। और ह्यूमन चीक सेल के लिए किसकी बात कर रहा है? ये एनिमल सेल। किसकी? एनिमल सेल। ठीक है। तो हमने क्या देखा? ओनियन पील, प्लांट सेल और अ ह्यूमन चीक सेल विच इज अ एनिमल सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। अभी इनका स्ट्रक्चर रिकलेक्ट करते हैं। द ओनियन सेल, जो ओनियन सेल है, विच इज टिपिकली प्लांट सेल। ओनियन सेल क्या है? प्लांट सेल है। हैज अ डिस्टेंट सेल वॉल, हैज इट आउटर बाउंड्री। तो ओनियन सेल इज अ प्लांट सेल और इसके पास क्या होता है? एक सेल वॉल होता है, सेल वॉल होती है। हैज इज आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल देखो, बाहर तो अभी सेल वॉल है और जस्ट उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक। अभी अगर ह्यूमन चीक सेल की बात करें, द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव अ outer membrane has a delimiting structure. Now the cells of the human cheek have an outer membrane has the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus, है ना। हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन, इस न्यूक्लियस के पास क्या क्या होता है? दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम। क्या क्या होता है? दिस न्यूक्लियस कंटेन अ क्रोमोजोम विच इज टर्न कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए। ठीक है। डीएनए
सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, हाँ, जो सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लिया के बाजू में से मेम्ब्रेन, तो जिसके तो जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट। Wherever cells that have lack membrane bound nucleus are prokaryote, जिसके पास नहीं होता है वो prokaryote. In both prokaryote and eukaryote cell, semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. चाहे कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, दोनों में खाली जगह तो होती है और उसको ही क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। अभी ये जो साइटोप्लाज्म है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, और इस साइटोप्लाज्म में क्या होती है, सब एक्टिविटीज होती है। इसी साइटोप्लाज्म में क्या होती है, सब एक्टिविटीज होती है, इज अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन अकर होती रहती है, वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन अ लिविंग स्टेट। वेरियस केमिकल रिएक्शन होती रहती है जैसे कि सेल किस में रहे, लिविंग स्टेट में रहे, ठीक है। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distant structures called organelles. अभी न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किधर, यूकैरियोट सेल के बाजू में। बिसाइड न्यूक्लियस तो रहता ही है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये देख लिया ओवरव्यू ऑफ द सेल। अब कुछ इसकी बेसिस भी कुछ नोट्स बनाते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब अगर बात करें, अगर बात करें ओवरव्यू ऑफ द सेल, तो ओवरव्यू ऑफ द सेल में क्या आएगा, तो ओवरव्यू ऑफ द सेल ने एक में बात किया किसने, एक बात किया प्लांट सेल के लिए और एक फॉर द एनिमल सेल। प्लांट के लिए कौन था एग्जाम्पल, ओनियन पील, और एनिमल के लिए आता है हमारे ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल, ठीक है। अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में क्या होता है, आउटर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, और इनर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। आउटर क्या प्रेजेंट होता है, आउटर प्रेजेंट इज अ सेल वॉल, और अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इधर अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो इधर कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, इधर डायरेक्टली क्या प्रेजेंट होता है, तो इधर डायरेक्टली क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या प्रेजेंट होता है डायरेक्टली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, इधर स्मॉल न्यूक्लियस होता है और इधर ये न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है क्या है, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, कितना होता है उसका, ये डीएनए
जिसका लेंथ कितना होता है 2.2 मीटर। फिर इसकी पैकिंग वैकिंग होती है, ये हम क्लास 12 के एक जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें पैकिंग ऑफ डीएनए का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये हम उसमें सीखेंगे। तो कितना होता है लेंथ डीएनए का 2.2 मीटर। फिर यहाँ से क्या बनता है क्रोमोसोम, क्या बनता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है, एक सेकंड में प्लेन स्लाइड ले लेता हूँ। अब अगर मैं बात करूं किसकी, न्यूक्लियस की, किसकी बात करूं, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में इधर दो टाइप के दिखेंगे, एक दो। एक किस टाइप का आएगा, जिसमें बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, दो टाइप के, एक तो बाउंड बाय मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और एक होता है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जिसमें बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन वो कौन होता है, यूकैरियोटिक। और जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है वो किस में आता है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, साइटोप्लाज्म की, तो सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाजू में जो भी खाली स्पेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। क्या होता है इसमें, मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। इधर जो रिएक्शन होती है टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, जो रिएक्शन होती है टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। ठीक है, दो टाइप के होते हैं साइटोप्लाज्म जो खाली स्पेस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्लस नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड। ठीक है, दो टाइप की होती है। एक होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्लस, एक सेकेंड यार, अच्छे से लिखते हैं, एक न्यू पेज में लिखते हैं। ठीक है, मेक नोट्स प्रॉपरली यार, क्यों फालतू में इधर खिचड़ी बना दे। नहीं, आइए न्यू स्लाइड लेते हैं और उसमें लिखते हैं। यस, तो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हाँ, साइटोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं। एक में तो इधर लिख देता हूँ, साइटोप्लाज्म। एक में क्या होता है, एक में होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्लस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये किस में देखने को मिलेगा, हमारे यूकैरियोट में। किसमें, यूकैरियोट में। और एक आता है ओनली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये किसमें देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट में। तो साइटोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्लस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो यूकैरियोटिक। एक होता है सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, तो वो होएगा प्रोकैरियोटिक। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, राइबोसोम्स की, है ना, राइबोसोम्स की।
तो जो राइबोसोम्स है आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल बोथ इन यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। इसके लिए तो इधर देखो ना, दोनों में तो आ रहा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक में भी है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक में। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, ठीक है। within the cells, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles। सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होते राइबोसोम, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं होते हैं। राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट also within the two organelles। कोई ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक द क्लोरोप्लास्ट in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division। और एनिमल्स के पास क्या होता है? एनिमल्स के पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। एनिमल सेल कंटेन another non-membrane bound organelle, another non-membrane bound organelle जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम, जो किस में मदद करता है? सेल डिवीजन में। किस में मदद करता है? सेल डिवीजन में। अब जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, हार्ट सेल है, वेरियस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेल इन अवर ह्यूमन बॉडी। तो क्या वो सब सेल एक कांस्टेंट शेप और साइज के रहते हैं? हाँ, जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, क्या सबका साइज सेम है? हाँ, नहीं ना। जो सेल्स है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। सबका साइज अलग है, सबका शेप अलग है, सबका काम अलग अलग है। सेल्स जो है, हर हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, तो सबका काम अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? माइकोप्लाज्म का। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्म, ये क्या? स्मॉलेस्ट सेल, ओनली 0.3 UM in length, while the bacteria could be 3 to 5 micrometer। ठीक है, जो सेल्स, सबसे पहले देखो, जो सेल्स है सबका साइज, शेप और काम तीनों अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं किसकी? माइकोप्लाज्म की। किसकी? माइकोप्लाज्म की। तो वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, while the bacteria could be 3 to 5 micrometer। The largest isolated single cell is the egg of an ostrich। One second please, wait a minute। Sorry for disturbance। Yes, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो माइकोप्लाज्म देख लिया। माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 UM इन लेंथ, while the bacteria could be 3 to 5 micrometer। The largest isolated single cell is the egg of an ostrich। The largest isolated single cell is the egg of an ostrich। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 UM in diameter। क्या है ये? डायमीटर है। अगर पूछ ले रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा, 3.5। तो ध्यान देना, अगर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का रेडियस पूछ ले तो 7 टिक नहीं करनी है, 3.5। अगर डायमीटर पूछ रहा है तो 7। ठीक है, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter। Nerve cells are some of the longest cell। Nerve cells are some of the longest cell। Cells also vary greatly in their shape। है ना, जो सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? वेरी करते हैं ग्रेटली। Cells also vary greatly in their shape,
दे मे बी डिस्क लाइक, कैसे कैसे हो सकते, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, 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 कॉलमिनार, क्या हो गया, कॉलमिनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इनरेगुलर. The shape of the cell may vary with the function they perform. जो शेप होता है किसका, सेल का, वो क्या करता है, वेरी करता है विद द फंक्शन दे परफॉर्म. जिस टाइप का फंक्शन करेंगे उस टाइप का क्या होता है, सेल होता है. अगर मैं बात करूं किसकी, सेल के साइज की, किसकी बात करूं, सेल के साइज की, सेल के साइज की. अगर सेल के साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है कौन सा, माइकोप्लाज्म. जिसका कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर. फिर आता है बैक्टीरिया. प्लीज इनको याद रखना, या ऑर्डर पूछ लेते हैं कभी. डायमीटर 3 to 5 माइक्रोमीटर. RBC 7 डायामीटर, 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. अगर रेडियस पूछ लेगा तो 3.5. अगर लॉन्गेस्ट की बात करो, लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें तो कौन आता है, न्यूरॉन. अगर लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट सेल, तो फिर कौन आता है, ऑस्ट्रिच एग सेल. ठीक है. स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर, रेडियस पूछ लेगा तो आधा 3.5. लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, न्यूरॉन. लार्जेस्ट कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग. ठीक है. एक ये लास्ट डायग्राम देख लेते हैं किसका, एनसीईआरटी का. तो सबसे पहले आते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स. क्या आते हैं, रेड ब्लड सेल्स. ये कैसे होते हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव. कैसे होते हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव. फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल. ये एमीबॉइड शेप होते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है. फिर आते हैं कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स, जो कि कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड. फिर ये आते हैं नर्व सेल्स, ब्रांच्ड. नर्व सेल्स कैसे होते हैं, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग. कैसे होते हैं, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग. और ट्रैकिड के कैसे होते हैं, एलोंगेटेड. मेसोफिल सेल्स आर राउंड एंड ओवल. यस. तो आज के हमने लेक्चर में 3 टॉपिक कवर किए हैं. कौन से 3 टॉपिक कवर किए, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल. फर्स्ट लेक्चर है, मैंने जानबूझ के ड्यूरेशन इसकी कम रखी है. मैंने सोचा प्रोकैरियोटिक सेल भी कवर कर लेते हैं. फिर मैंने सोचा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से. ठीक है. तो इसके लिए बस आज का इतना ही रखते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम यू, थैंक यू. मिलते हैं कल के लेक्चर में. सेकेंड लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे. आज की ड्यूरेशन कम थी, लेकिन अब ड्यूरेशन जो है 1 hour 30 minutes के ऊपर ही पकड़ के चलना. ठीक है. क्योंकि इतना कम रखेंगे तो नहीं चलेगा काम. ड्यूरेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी. वो तो आज फर्स्ट लेक्चर है, इस हिसाब से मैंने ड्यूरेशन कम रखी. थोड़ा आपका भी क्या होना चाहिए, रिदम बनना चाहिए और रेगुलर लेक्चर्स लेना. देखो, स्टार्ट तो सब कुछ करता है, हर कोई बच्चा स्टार्ट करता है. जीतता वही है जो एंड तक रुका रहेगा. जोश में स्टार्ट सब बच्चे करेंगे. जीतेगा कौन, सिलेक्शन कौन लेके जाएगा, जो एंड तक रुका रहेगा और एंड तक मेहनत करेगा. ठीक है. इसके लिए बस काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए. रिवीजन. नीट इज अ गेम ऑफ रिवीजन. जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी अपनी रैंक आप इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है. तो बस मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए. मिलते हैं कल के इस लेक्चर में. प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.
to attend my lecture and share this lecture as you can. मैंने हर बार बोलता हूँ, बस एक ही गोल है मेरा, इंडिया के हर एक बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना, वो भी कम्प्लीटली फ्री. अगर तुमको ये नोट्स चाहिए तो देन ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल जशन पहुजा बायोलॉजी. ये दोनों चैनल ज्वाइन कर लेना. मैं ये शाम को नोट्स दे दूंगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.